अस्सलाम होप सो यू ऑल फाइन। एंड हम लोगों ने अपना बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको अभी तक बताया कि बायोलॉजी ने मैनकाइंड को किस तरह से सर्वाइव करने के लिए हेल्प आउट किया है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि बायोलॉजी में जितनी एडवांसमेंट्स आई हैं या इन्वेंशन आई हैं या अपडेट्स आई हैं या टेक्निक्स आई हैं या साइंटिस्ट की जितनी भी वर्किंग है वो हमें 3 तरह के फ़ायदे देती है। एक तो इनकम्बेटिंग डिजीज़, ठीक है, उसके अलावा फॉर द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ आवर फूड आइटम्स, ठीक है। और थर्ड चीज़ मैंने आपको इसमें बताई थी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो उसमें से जो एक पार्ट था वो हमने मतलब कर लिया हुआ है, ठीक है, कि हाउ टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। उसमें मैंने आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताई थी, ठीक है, कि हम लोग मतलब क्या करते हैं कि क्लोनिंग करते हैं, आइडेंटिकल उनको ब्रीडिंग करवाते हैं और सारा, ठीक है। उसके अलावा हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो भी क्रॉप्स हैं उसके लिए बायोपेस्टिसाइड्स मैंने आपको बताए थे, और डिफरेंट टेक्निक्स, हाइड्रोपोनिक टिश्यू कल्चर टेक्निक, क्लोनिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक और वगैरह वगैरह हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको बताया था इनकम्बेटिंग डिजीजेस, ठीक है, कि लड़ाइयाँ कह रही हूँ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो इनकम्बेटिंग डिजीज़ है इसमें यह है कि बीमारियों से कैसे लड़ाइयाँ की जा सकती हैं, ठीक है। उसके लिए साइंस ने हमें क्या रोल प्ले करके दिखाया है, ठीक है। तो उसमें इनकम्बेटिंग डिजीज़ में मैंने आपको बताया था कि वो 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि पहले तो बीमारी से बचा जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाए। अगर हो गई है बीमारी, ठीक है, या अगर बहुत ज़्यादा फैली हुई है तो आप उसकी वैक्सीन करवा लें, ठीक है। अगर इन डेट केस आपने वैक्सीन नहीं करवाई या हो गई है, या अगर फॉर एग्जांपल आपने वैक्सीन करवाई भी थी लेकिन उसकी डिफरेंट सीरोटाइप आ गया, वो वेरिएंट आ गया है, आपने वैक्सीन किसी और की करवाई थी, बाद में उसने अपना वायरस ने जीनोम चेंज करके फिर भी आप पे अटैक कर लिया है, ठीक है, तो फिर फर्दर क्या उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने उसी का ही लास्ट पार्ट डिस्कस करना है, ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ड्रग ट्रीटमेंट क्या है आज हमने ये देखना है, ठीक है। ड्रग ट्रीटमेंट में जीन थेरेपी आ जाती है, ठीक है। इफ़ अ पर्सन बिकम सिक विद डिजीज, अगर कोई इंसान अब बीमारी में मुब्तला हो चुका है, ही सब्जेक्टेड टू इंजेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो डेफिनेटली उसको मेडिसिन चाहिए, ठीक है, विच किल बैक्टीरिया। अगर उसे कोई भी इन्फेक्शन है बैक्टीरियल या जो भी है तो उसको एंटीबायोटिक्स चाहिए, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं ना ये ज़्यादा मतलब होते हैं नॉर्मली, ये कोल्ड का, फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये मतलब सर दर्द, बुखार, नज़ला जुकाम, ये सारे ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, ठीक है। द एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल इन बैक्टीरियल डिजीज ओनली डैट व्हेन बैक्टीरिया हैव नॉट डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। मतलब मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊँ ताकि आपके सिर्फ इसी एक लाइन का बैकग्राउंड बहुत क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं बिल्कुल स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा इसीलिए लेके चल रही हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो अब एंटीबायोटिक्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि जो भी हमें बैक्टीरियल डिजीज़ हुई है वो बैक्टीरिया की वजह से हुई है। इट्स मीन डैट कि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया अब आ गया, गलती से आई है जैसे भी, ठीक है। हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया या कुछ पी लिया, या हमारी कोई एक्टिविटी ऐसी थी कि उस बैक्टीरिया को वो मतलब हमारी बॉडी में प्रेजेंट था बट वो उसने डिजीज़ कॉज नहीं की, लेकिन हमारी ही किसी एक्टिविटी की वजह से हो सकता है कि उस बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिल गई और उसने क्या किया कि हमें डिजीज़ कॉज कर दी, ठीक है। अब फर्दर प्रोसेस क्या है, अब आपको डिजीज़ हो गई है, अब नेक्स्ट आप स्टेप क्या उठाओगे, अब आप मेडिसिन लोगे, ठीक है। मेडिसिन जो भी आप लेते हो उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है, कि वो अगेंस्ट है किसी भी बीमारी के, ठीक है। एंटीवर्ड्स मीन्स डैट अगेंस्ट, ठीक है, और बायोटिक मतलब जो भी आप उसकी मतलब क्वांटिटी ऑब्जेक्ट कोई भी ले रहे हो, टेबलेटेड फॉर्म ले रहे हो, लिक्विड फॉर्म ले रहे हो, कोई इंजेक्शन लगवा रहे हो या गोली खा रहे हो या वटेवर, ठीक है। तो अब ये एंटीबायोटिक्स जो है ये काम कब तक करती हैं। अब ये तो पता चल गया कि बैक्टीरियल डिजीज़ होगी, एंटीबायोटिक ले ली उसने, उस बैक्टीरिया को किल कर देना, लेकिन ये भी ना किसी हद तक ही होता है, ठीक है। अब आप लोग समटाइम्स ये देखते हैं कि इसके पीछे ना एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है। तो हम वो डिस्कस थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ ताकि आपका लेक्चर आज का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं तो वो हम फटाफट से सारी फास्टली कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें यह है कि एंटीबायोटिक काम तब तक करती है जब तक बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं डेवलप कर लेता, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस डेवलप करने का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस डेवलप करने का ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हमें एक डिजीज़ हुई, एक बैक्टीरियल डिजीज़ हुई, हमने उसको मेडिसिन दी। अब फॉर एग्जाम्पल 100 बैक्टीरिया थे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। डॉक्टर हमें दवाई देता है 3 टाइम की, ठीक है, सुबह दोपहर शाम, या 3 दिन की दे देता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों की नाअहली ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दिन दवाई खाते हैं, ठीक है, हम थोड़ा बेटर फील करते हैं क्योंकि आधे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के किल हो चुके होते हैं, हम लोग समझते हैं जी हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और हम क्या करते हैं कि जो बाकी के 2 दिन की दवाई होती है वो खाते नहीं कि बस अब तो हम ठीक हो गए हैं, वो ऐसी ही पड़ी रहती है, ठीक है।
तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो कोर्स जो टाइमिंग डॉक्टर ने लिख के दी होती है, जितनी डोजेज दी होती हैं, आपको चाहिए कि अपना उस मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करें। एटलीस्ट जो आपकी वो डोजेज हैं, जो भी डोजेज है, 2 खुराकें हैं, 3 खुराकें हैं, 3 दिन की है, 4 दिन की, हफ्ते के, महीने, जितने भी जो भी है उसका आप उस सेटअप को कंप्लीट किया करें। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, वो यही है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, उसके अगर हम ये मेडिसिन छोड़ देते हैं ना, ये तब उस सूरत में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस कि अब ऐसे होता है कि अगर हमने बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमने कोई भी एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक खा ली, हमने वो मेडिसिन ली, हमारी बॉडी के 100 बैक्टीरिया किल हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कोई डिजीज हुई, उसमें 200 बैक्टीरिया हमारी बॉडी में मौजूद थे, 100 बैक्टीरिया किल हो गए, हमने थोड़ा बेटर फील किया, अब हमने वो मेडिसिन खानी छोड़ दी। अब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर फिर भी असरात मौजूद थे, बाकी 100 बैक्टीरिया तो अभी उसमें प्रेजेंट ही थे ना, या फॉर एग्जांपल 50 बैक्टीरिया थे, 25 किल हो गए, पीछे 25 बच गए और हम थोड़ा बेटर फील करने लग गए। तो अब हमने क्या किया, वो जो हमने कब हम ठीक हो गए, वो एक डोज जो रहती थी वो हमने नहीं खाई, ठीक है। लेकिन अब फिर क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि वो जो बैक्टीरिया था, वो जो अंदर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट था, जब उधर मेडिसिन ने जाकर अटैक किया तो वो कुछ मर गए, और जो बाकी रह गए ना, उन्हें पहचान हो गई इस चीज़ की कि अच्छा ये आते हैं और हमारे साथ ही मर जाते हैं, ये वाली एंटीबायोटिक आई और हमारे साथ ही मर गए। और वो फर्दर जब मतलब डिवेलप करेंगे ना, आगे रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने जैसे दूसरे बनाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना बैक्टीरिया भी, जब वो अपने जैसे दूसरे, तो वो जो दोबारा से आएंगे ना बैक्टीरिया, वहाँ पे इंक्रीज होंगे, वो ऑलरेडी उस एंटीबायोटिक से वाकफ होंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि फिर हम लोग फिर कुछ अर्से बाद हम लोग फिर दोबारा से बीमार पड़ जाते हैं। तो जब हम फिर दोबारा से बीमार पड़ जाते हैं तो हम वही मेडिसिन लेते हैं ना, तो वो इतना खास असर नहीं करती, हम पहली डोज से ठीक होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बैक्टीरिया ने उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस मतलब डिवेलप कर लिया। रेजिस्टेंस मतलब अब वो उसके साथ रेजिस्टेंट बोलते हैं रुकावट को। तो अब पहले तो बैक्टीरिया को पता ही नहीं था, वो उसको रोक नहीं सका, वो रुकावट खड़ी नहीं कर सका और वो उसे मरना ही पड़ा और वो मर गया। लेकिन क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमने ये मतलब लापरवाहियाँ की, हमने मेडिसिन नहीं ली ठीक से या किसी भी तरीके से, ठीक है, वो कोई भी एक बैक्टीरिया, इवन के एक सिंगल पार्टिकल, एक बैक्टीरिया भी अगर बच निकलता है ना, 100% किलिंग नहीं होती, तो आप इन डेंजर रहते हैं। तभी तो हम थोड़े दिन पहले बीमार होते हैं, फिर थोड़े दिन ठीक हो जाते हैं, तो कुछ अर्से बाद हम लोग फिर बीमार हो जाते हैं। वो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर एक भी ज़रा बाकी रह जाए तो वो फिर आगे नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर देता है, वो फिर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बनाता है। फिर वो जो बाद में उन बैक्टीरिया की जनरेशन हमारी बॉडी में आती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बहुत हार्मफुल होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं। फिर इनका इलाज तो है वैसे कि मतलब कि फिर हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक चेंज कर देते हैं जिसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक मेडिसिन देता है, उसे आराम नहीं आता, डॉक्टर आपको उसकी डोज बढ़ा देता है, ठीक है, आपको उससे भी आराम नहीं आता क्योंकि बैक्टीरिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, इतना हार्मफुल हो गया। फिर डॉक्टर क्या करता है, आपकी मेडिसिन चेंज कर देता है, कोई और एंटीबायोटिक, उससे आपको आराम आ जाता है, ठीक है। या समटाइम्स ऐसे होता है कि एक एंटीबायोटिक दी नहीं आराम, डॉक्टर 2-3 एंटीबायोटिक्स मिला के दे देता है, तो उससे भी फिर आपको आराम आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी थी कि इस तरह जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट अपना वर्क शो करती हैं, और तब तक करती हैं अगर बैक्टीरिया उनमें रेजिस्टेंस डेवलप ना करे। तो इसलिए मेरी आप सबसे यही सजेशन है कि जब भी आप कुछ भी इवन के माइनर सा फ्लू होता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी या कुछ भी, तो जब आप किसी डॉक्टर के साथ स्पेशली रिकमेंडेशन करते हैं, उससे मिलते हैं, कंसल्ट करते हैं, जो भी वो आपको जितनी देर की मेडिसिन लिख के देता है, आप उस ड्यूरेशन को लाजमी पूरा किया करें, ठीक है, ताकि आपके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेजिस्टेंस डिवेलप ना हो, ठीक है। उसके अलावा मतलब ये तो होगा ना कि जो माइनर सी होती हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई है कुछ भी, अब आपको ये पता है कि बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां इंसान को लग जाती है, जैसे लाइक कैंसर, ठीक है। तो फिर इनके लिए इस लेवल पे जाके हम लोग जीन थेरापीज़ करते हैं, ठीक है। 2 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, एक है ड्रग ट्रीटमेंट। तो मेजोरिटी जो डिजीज़ है ना, जैसे डायबिटीज़ हो गई या कोई भी, वो ड्रग से आपकी मतलब कवर अप हो जाती है, आप सर्वाइव कर ही रहे हो ना, इंसुलिन लगा लेते हो, इंसुलिन इनटेक कर लेते हो, उसका इंजेक्शन लगा लेते हो या टेबलेट खा लेते हो, तो ये सारे का सारा क्या है, ये ड्रग ट्रीटमेंट में आता है, ठीक है। और तब तक काम करता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अगर रेजिस्टेंस में डेवलप ना करे तो एंटीबायोटिक आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन एक दूसरा ट्रीटमेंट आपका आता है जीन थेरेपी। ये होता है बहुत ही सीवियर, मतलब बहुत ही सीवियर डिजीज़ के लिए, लाइक कैंसर, ठीक है। फिर कैंसर में हम लोग क्या करते हैं, कैंसर रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी आर यूज। इस कैंसर जिस बंदे को होना उसके लिए हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। मतलब हम उसको, कैंसर एक्चुअली में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है। जो कैंसर के जी, आपको ये तो पता है कि हमारी बॉडी में हर चीज़ जो है वो जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी तरह जो कैंसर है ना, हर इंसान की बॉडी में ना कैंसर कॉजिंग जीन्स प्रेजेंट है, ऑनको जीन्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। क्या बोलते हैं?
ऑन्कोजीन्स, और वो जो ऑन्कोजीन्स है ना वो हमारी बॉडी में इनएक्टिव है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे हमारी बॉडी में अगर कैंसर के जीन है तो हमें कैंसर क्यों नहीं है, हर बंदे को कैंसर क्यों नहीं है, वो इसलिए कि इनएक्टिव है। लेकिन जब वो हमारी एक्टिविटी से डिपेंड करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डेली रूटीन और हमारी अदर एक्टिविटीज, उल्टा सीधा खा पी लिया ये, तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर हम लोगों को डिफरेंट डिजीज़ का हम लोग शिकार हो जाते हैं। तो इसी तरह से कभी नॉर्मली हमारी बॉडी के सेल्स मतलब डिवाइड कर रहे होते हैं 24 आवर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर जब हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे वो डिवीजन सेल की डिस्टर्ब होती है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी में एक लेवल तक की सेल डिवाइड होता है ना, और इवन के मतलब सेल इवन के डाई कर जाते हैं, प्रोसेस होती है, ठीक है। सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है और हमारी बॉडी से हर टाइम ना ज़रे पुर रहे होते हैं, ठीक है, कि बॉडी से मतलब वो ड्राफ्ट आउट हो रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता। नए सेल बन रहे होते हैं और ओल्ड प्रीवियस सेल्स जो डेड हो चुके थे वो हमारी बॉडी से उतर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ये एक मतलब नेचुरल मैकेनिज्म है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो नेचर ने रखा हुआ है। लेकिन जब हमारी इस तरह की फजूलियात और इस तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं तो फिर उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, नेचुरल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो फिर इंसान को अगर कैंसर एक्चुअली में अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो मतलब हमारी जो सेल की डिवीजन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, ठीक है। तो फिर हम इसको रेडियोथेरेपी के ज़रिए, कीमोथेरेपी के ज़रिए यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी भी एक्चुअली में ड्रग ट्रीटमेंट है कि हम ऐसे केमिकल्स देते हैं पेशेंट को कि जो जहाँ कहीं पे उसकी बॉडी के जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं ना वो उनको जाके डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, और उनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है, ठीक है। और रेडियोथेरेपी भी मतलब रेडिएशंस के ज़रिए भी हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। कैंसर का ट्रीटमेंट है एक, ठीक है। इन रेडियोथेरेपी द कैंसरस पार्ट एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। कि रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि जो भी बॉडी का कैंसरस पार्ट है, आपको लीवर कैंसर, आपको लंग कैंसर, आपको ब्रेन कैंसर, आपको मतलब जो भी बॉडी का कैंसर है, ठीक है, हम उस पार्ट को सिर्फ एक्सपोज करते हैं, ठीक है। हम उसको टारगेट करते हैं और वहाँ पे हम शॉर्ट वेव रेडिएशन देते हैं फ्रॉम दी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स मतलब कि वो मटीरियल्स जिनमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकल रही हैं। और ये हम लोग केमिस्ट्री में टर्म यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव की, मेजरली मतलब कॉन्सेप्ट वहाँ से आता है हमारे पास इसका, ठीक है। तो एप्लीकेशंस तो इसकी डिफरेंट फील्ड्स में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में है, और बहुत सारी मेडिकल साइंसेज में रेडियो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, मेडिसिन में, ड्रग ट्रीटमेंट में, थेरेपीज़ में और बड़ी जगहों पर, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी एक्चुअली में यूज़ होती है। इसका जो बिल्कुल वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो हम यहाँ से लेते हैं कि अब देखो आपको पता है कि एक एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना वो जो पाए जाते हैं उनकी भी एक लिमिट है, ठीक है। तो जब किसी भी एटम में 82 से अनस्टेबल हो जाता है एलिमेंट, ठीक है, तो 82 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए, 82 इलेक्ट्रॉन्स हो तो एटम में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो वो एटम अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। आपको पता है कायनात में हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ भागती है, तो जब स्टेबिलिटी की तरफ भागती है तो फिर हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। तो जब वो स्टेबल होना चाहता है तो अब एटम है, एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स है स्टेबल है, 20 है स्टेबल है, 30 है स्टेबल है, 40 है स्टेबल है। लेकिन जब 80 है स्टेबल है, जैसे ही 82 मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, फट जाता है। अब एक कमरा है उसमें 100 लोगों के खड़े होने की जगह अगर आप 1000 बंदा उसमें घुसाओगे तो वो क्या वहाँ पे स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब जो ऐसे के एलिमेंट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल यूरेनियम जो 82 से जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 82 से ज़्यादा होता है, वो उनमें से रेडिएशन निकलती हैं, ठीक है। तो ये यूरेनियम से स्टार्ट होता है और आगे बहुत सारे ऐसे के एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर हम उन एलिमेंट्स को या उनके आइसोटोप्स को यूज़ करते हुए ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, तो वो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हमारे पास होते हैं। और मैं यहाँ पे एक एलिमेंट की बात नहीं करी, आपको पता है कि इवन एक सिंगल डॉट में मिलियंस ऑफ एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर आप खुद ही हिसाब लगा लें कि जैसे कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, तो सिंगल एटम से अगर थोड़ी थोड़ी रेडिएशन भी निकले तो कितना मतलब कितनी ज़्यादा ये मतलब कलेक्शन होकर फिर फर्दर इस कहाँ पर कितनी वसी पैमाने पे कितने वाइड रेंज पे ये इम्प्लांट हो सकती है। और ये जो रेडियो एक्टिव है ना, इसकी मैं आपको एक और इसी के ज़रिए हम लोग एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते हैं। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कितनी पावरफुल और कितनी ख़तरनाक किस्म की चीज़ है। एटॉमिक बॉम्ब कोई छोटा वर्ड नहीं है, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी में हम कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। उसका भी कोर्सेज होते हैं कि हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, या किस तरह कि इतनी देख, क्योंकि ये भी देखें कितनी हार्मफुल है, ठीक है। तो बड़े एहतियात के साथ, बड़ा एक्सपेंसिव है एक तो ये ट्रीटमेंट, और उसके अलावा ये कि बहुत एहतियात, बहुत केयर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और इन पाकिस्तान देयर आर वेरियस
देयर आर सेवरल सेंटर्स विच आर कैरिंग आउट रेडियोथेरेपी टू कंट्रोल कैंसर। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मतलब जगह हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सेंटर्स हैं जहाँ पर कैंसर को कंट्रोल करने के लिए रेडियोथेरेपी यूज़ की जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर कीमोथेरेपी भी यूज़ होती है। तो कैंसर के लिए दो, एक कीमोथेरेपी और एक क्या है, रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो मतलब वैसे कैंसर को ट्रीट करने के लिए ये नहीं है कि किसी बंदे को पता चला मुझे कैंसर है तो वो साथ उसको रेडियोथेरेपी दे दी, नहीं। इसके फर्दर स्टेप्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आपको कैंसर है या कुछ भी, आपकी कोई बॉडी एक्टिविटी या बॉडी में कुछ ऐसा आपने अनयूजुअल देखा है जो पहले नहीं था आप अपना चेकअप करवाते हो, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हो, फिर उसकी रिपोर्ट आती है, फिर डॉक्टर्स आपको बताते हैं, फिर वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो उन स्टेप्स बाय स्टेप में से पहले वो आपको केमिकल देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट, ड्रग ट्रीटमेंट करता है। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता फिर वो देखते हैं आपका कैंसर कौन सी स्टेज पे है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज या किस भी स्टेज पर है, फिर वो उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। फिर उन्हीं में से एक स्टेप है कि वो रेडिएशंस भी अप्लाई करते हैं, कीमोथेरेपी भी देते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल, जिसमें वो आपको वो मेडिसिन देते हैं जो एंटी कैंसर होती हैं, एंटीबैक्टीरियल जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है, एंटी कैंसर जो कैंसर के अगेंस्ट, मतलब कैंसर के खिलाफ फाइट कर रही है, टू दी पेशेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। फिर उसके भी कोर्सेज होते हैं, ठीक है, कि कितने इंटरवल के बाद आपको मतलब वो टैबलेट लेने, कीमोथेरेपी, ठीक है, केमिकल्स आपको दिए जाते हैं, वो ड्रग ट्रीटमेंट मेडिसिन आपको टैबलेट्स दी जाती हैं, ठीक है। उसके भी कोर्सेज होते हैं, ठीक है। दिस केमिकल्स में किल बोथ कैंसरस एंड नॉर्मल सेल्स। अब इसका एक नुकसान ये है कि अब देखो हम जो भी मेडिसिन लेते हैं आपको पता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो अब ये इसमें ना इसका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज ये है कि अब हमने मेडिसिन तो ले ली कैंसर सेल्स के लिए, लेकिन अब ये होता है कि वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर, लेकिन साथ साथ वो जाके ना जो हमारा नॉर्मल सेल है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, उसको भी डिस्टर्ब करता है, नॉर्मल सेल्स भी ये मतलब किल कर देता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब इसी तरह रेडियोथेरेपी वगैरह भी है, तो ये भी इसीलिए बहुत एहतियात से हमें करनी पड़ती है कि सिर्फ हम उसी पार्ट को टारगेट करें जहाँ पे कैंसर है। अगर ज़रा सा भी 0.5 इंच भी इवन के थोड़ा सा इधर उधर किसी और ऑर्गन पे हल्का, तो ये बहुत ज़्यादा हेजर्डियस है आपके सेल के लिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो बहुत एहतियात से ये ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और रिसेंटली अ न्यू टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिपेयर डिफेक्टिव जीन्स, ठीक है। और अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में सबको जीन्स कंट्रोल करते हैं, तो कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं, उनको जीन्स जो कि हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, हर एक की बॉडी में होते हैं, ठीक है। हमारी ही किसी एक्टिविटीज़ की वजह से वो फिर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर अब ये तो होगा ना कि अभी बंदे को कैंसर हो गया है तो हम उसका फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन अब ये है कि रेडियोथेरेपी दी, कीमोथेरेपी दी और सारा कुछ किया, लेकिन एक ये है कि आप उसका एक नई टेक्निक जो साइंटिस्ट ने डेवलप की हुई है कि जैसे मैंने क्लोनिंग बताया था कि हम उसमें वो जीन इंसर्ट कर देते हैं और अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपनी मर्ज़ी की हम लोग ब्रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, सारी ये प्लांट्स को या प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज के, इनके फूड की, मीट की, हम लोग चिकन की, काउस के, हम लोग डिफरेंट वेराइटीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। तो इसी तरह हम जीन को भी चेंज करने पे कासिर हैं, ठीक है, सॉरी कासिर कह रही हूँ, चेंज करने पे हम लोगों की कमांड है, ठीक है। तो ये कि न्यू टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड रिपेयर, अब वो उनको जीन था वो एक्टिवेट हो गया, तो अब हम उसको फिर रिपेयर कर लेते हैं, उसे दोबारा सुला देते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है कि दिस कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन एंड इंसर्टिंग इट इनटू द होस्ट थ्रू बोन मैरो सेल्स, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि हम क्या करते हैं कि ना अब उनको जीन्स हैं वो हमारी क्या कर रहे हैं, कैंसर कॉज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसमें से ना जो कैंसर वाला बंदा है उसमें से वो उनको जीन हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। और बाद में वहाँ पर उसकी जगह एक नॉर्मल जीन इनएक्टिव फॉर्म में जो होता है उनको जीन का, वो वहाँ पे अगर डाल देते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्चुअली में जीन थेरेपी, कि हमने उसका जीन जेनेटिक मेकअप जीन चेंज किया। और यही आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग है कि आप उस जीन को मॉडिफाई कर लो, उसको रिपेयर कर लो, उसको कोई भी जीन ऐड कर लो या रिमूव कर लो या उसको रिपेयर कर लो, ये सारी की सारी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अलग से एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। आप जैसे हायर स्टडीज़ करेंगे ना आपको पता चलता जाएगा कि किस चीज़ में आगे कितनी कितनी डिटेल्स हैं, ठीक है। और ये जो जीन थेरेपी हम लोग करते हैं ना, ये हम लोग करते हैं थ्रू बोन मैरो सेल्स, ठीक है। बोन मैरो सेल्स हमारे ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी, से हम बोलते हैं जीन थेरेपी। तो कम्बेटिंग डिजीज यूटिलाइजिंग ऑल मेथड्स एज व्हेन रिक्वायर्ड एंड इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन दिस प्रोग्राम इज नोन एज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब किसी भी डिजीज़ से फाइट करने के दौरान हम जो भी मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और हमारी जो भी कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सा डॉक्टर है, कंसल्टेशन, हमारी पब्लिक, हमारे घर का माहौल, मतलब अब बीमार बंदा उसके सब खिदमत वगैरह करते हैं, तो ये सारे का सारा जो प्रोग्राम है इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, के
हम एक बाकायदा तरीके से एक डिजीज़ को मैनेज करके चल रहे हैं, ठीक है, कि उसकी ये मेडिसिन होनी चाहिए, ये प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ये रिकमेंडेशन होनी चाहिए, उसकी ये डाइट होनी चाहिए, ये लाइफस्टाइल होना चाहिए, इतने घंटे आराम करना है, ये खाना ये खाना ये खाना। तो ये सारे का सारा क्या है, ये एक मैनेज सिस्टम है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड चीज़ बोलते हैं जो मैनिपुलेटेड होती है, हमारी अपनी डिज़ाइंड होती है, ठीक है। तो बीमारियों से लड़ने के लिए जितने भी मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, सारे मतलब हमारे अपने सोच, हमारी अपनी डिज़ाइन, मतलब साइंटिस्ट की, बायोलॉजी की डेवलपमेंट है, ठीक है, साइंस की डेवलपमेंट है। दिस रिक्वायर्ड द अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी अबाउट द सेवरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स कॉजेज एंड इट्स रेमेडीज़। अब इसका मतलब ये है कि अब देखो, अगर हमने किसी भी डिज़ीज़ को मैनेजमेंट करा तो उसके लिए सबसे पहले हमें अवेयरनेस चाहिए कि हमें पता हो कि अगर ये डिज़ीज़ हो जाती है तो हमने उसमें किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है। तो हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट द सेवरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, के ये कितना बड़ा मसला लाहक हो सकता है, इसकी क्या वजूहत होती है और फिर फर्दर इसकी क्या ट्रीटमेंट है। अब जैसे मैंने आपको अब अवेयर कर दिया कि जी कैंसर होता है, इसकी फर्दर ये ट्रीटमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी मतलब फैमिली में या आपके ख़ानदान में या इवन आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको कहीं कैंसर तो नहीं है, और अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई इशू बनता है या कुछ भी, तो कोई थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉलेज आपका अपना भी होना चाहिए, ठीक है, कि आपको अवेयरनेस हो कि आप फिर उन चीज़ों से अवॉइड करो ताकि आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इसके लिए जो भी मतलब प्रोग्रामिंग करवाई जाती है उसको हम मतलब यही बोलते हैं कि ये जो प्रोग्रामिंग होती है, डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं इवन के मतलब स्कूल और कॉलेजेस में जो जा के आपको डिफरेंट बीमारियों के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं, तो उनका यही मकसद होता है कि आप लोग मतलब अवेयरनेस आप लोगों को आ जाए कि आप लोग ताकि अपने लाइफ स्टाइल्स को इस तरह से डिस्टर्ब ना करें कि आप किसी भी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाएं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए फिर ये सारा नॉलेज आप तक पहुंचाना का फ़र्ज़ है साइंस का, ठीक है। साइंस इज़ रिस्पॉन्सिबल, साइंस इज़ डूइंग दिस थिंग्स जस्ट बिकॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, के लोगों के फ़ायदे के लिए ही साइंस इतना सब कुछ कर रही है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंजर डिजीज़ फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी, के मतलब ये एक बहुत बड़ा इफेक्टिव प्रोग्राम है कि मतलब हम ह्यूमन सोसाइटी से डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बल्कि डेंजरस डिजीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें, उनका कंट्रोल इस लेवल तक करना चाहते हैं कि वो ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। लाइक अब जैसे आप कह लें कि पोलियो की वैक्सीन सब लोग बच्चों को बहुत अर्ली एज से देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, पोलियो की, मीजल्स की, मम्स की। तो तकरीबन ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो पोलियो के पेशेंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, तकरीबन कह लें कि इज़ नियरली इक्वल टू द एलिमिनेशन ऑफ दिस डिजीज़, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि एलिमिनेशन के करीब हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अभी तक, लाइक एड्स की वैक्सीन नहीं है, उसके अलावा हेपेटाइटिस की भी कोई वैक्सीन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वाले जो वायरसेस हैं इनकी सीरोटाइप्स बहुत ज़्यादा है। तो बट ये है कि इन फ्यूचर में भी, इन न्यू फ्यूचर में भी इनका भी कोई ना कोई सोल्यूशन, लेकिन ये है ना कि मतलब साइंटिस्ट या साइंस मतलब ये एक प्रोग्राम है साइंटिफिक कम्युनिटी का कि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, और किसी हद तक एलिमिनेट कर भी चुकी है और करती है, ठीक है। बिसाइड इट्स कंट्रीब्यूशन टू फूड, मतलब फूड के अलावा और ह्यूमन हेल्थ के अलावा, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी हैज़ डिस्कवर्ड अ मीन्स एंड डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने के अलावा या ये ह्यूमन हेल्थ के अलावा भी बायोलॉजी ने मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी डेवलप की हैं जो कि इंसानों के फ़ायदे के लिए मतलब आ रही हैं, फॉर एग्जांपल क्लोनिंग, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट हम लोगों ने इंशाल्लाह यही डिस्कस करना है कि क्लोनिंग क्या होती है, और थर्ड चीज़ ये है कि बायोलॉजी ने किस तरह से अपना रोल प्ले किया कि लाइक मैंने आपको बताया फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाई, बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करवाई इन कम्बेटिंग डिजीज़, और फर्दर थर्ड चीज़ कि हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करी और कंजर्व करी है। तो हम उसमें भी इंशाल्लाह इसका थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि हाउ बायोलॉजी कंजर्व आवर इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्ट अस, ठीक है। तो वो सारा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ ये बता देती हूँ कि क्लोनिंग क्या होती है, वैसे तो बताया हुआ है, तो फिर अगेन चलिए रिपीट कर देती हूँ कि लाइक दिस के अब जैसे बताया कि फूड प्रोडक्शन के अलावा और हेल्थ ऑफ मैन के अलावा बायोलॉजी ने डिफरेंट टेक्निक्स मतलब हमें बताई हैं, जैसे कि क्लोनिंग। तो हम देख लेते हैं कि क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स, ठीक है, कि जो भी हमारे जेनेटिक लेवल पे मकासद है उनको पूरा करने के लिए, कि अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग क्या होती है कि हम क्या करते हैं, अ क्लोन इज डिफाइंड एज अ सेलुलर इंडिविजुअल एंड ऑल इट इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग, कि हम क्या करते हैं कि एक सेल है उसका मतलब हम लोग जीन लेते हैं,
उस जीन को हम लैब में खुद मतलब उसके जैसे आइडेंटिफाई, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया भी तो डिवाइड होता है ना। अब अगर हम किसी भी जीन को इंसान में अगर करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है, तो आपको मेरे अंदर एक क्वालिटी चाहिए, तो जिस इंसान में वो क्वालिटी मौजूद है आप उसका वो वाला जीन उठा के मेरे अंदर इंसर्ट करोगे, ठीक है। अब आपने इसका रिजल्ट देखना, तो मतलब 10-20 साल की मतलब अब मेरे अंदर आप इनोकुलेट कर दो, 10-20 साल बाद मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, फिर आप उनमें जीन को स्टडी करोगे, एक जनरेशन 10-20 साल बाद आएगी, ठीक है। फिर इवन के फिर वो बच्चे होंगे, फिर वो बच्चे बड़े होंगे, फिर आगे जाकर उनकी शादियाँ होंगी, फिर आगे उनके औलाद, मतलब कोई 50-60 साल एक जनरेशन पे लग जाते हैं, बिल्कुल बल्कि 100 साल भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिर हम क्लोनिंग के लिए वो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं जिनकी जनरेशन बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में, जैसे बैक्टीरिया की 10 मिनट में 1000 जनरेशन आ जाती हैं, ठीक है। तो यह कि मतलब लाइक बैक्टीरिया ना मतलब 10 मिनट में थाउजेंड्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब कोई भी जीन है, हमने कोई भी देखना है कि ये जीन है, इसका क्या रोल है, ये कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, फिर फर्दर अगर हमें चाहिए होगा तो हम उसकी फिर कॉपीज़ तैयार करेंगे। तो कॉपीज़ इसी सूरत में तैयार होते हैं कि जो जीन हमें चाहिए होता है हम वो जीन निकाल लेते हैं डिज़ायर प्रोडक्ट का, उसको बैक्टीरिया में डालते हैं। बैक्टीरिया 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से ऐसे 1000 बन जाते हैं। तो 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास 1000 जीन्स आ गए हैं। तो वो 1000 जीन्स जो हमने अपनी मर्जी के उसमें डाले, जैसे बैक्टीरिया ने डिवाइड किया वो जीन भी ऐड होता गया आगे आगे खुद ही डिवाइड हो, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। तो हम जो भी उसमें जीन की इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो डीएनए आगे से आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र करता ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं है कि बैक्टीरिया 100 में डिवाइड हुआ है तो अब हमें 100 जीन्स चाहिए होंगे, नो। वो 100 में डिवाइड हुआ है तो ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस के साथ वो जीन्स भी हमें उतनी तादाद में मिल रहे हैं। तो वो जो जीन्स अब बने हैं, अब वो हर बैक्टीरिया में वो जीन प्रेजेंट है, आइडेंटिकल, सब में सेम है, सबके सेम क्वालिटी है, सारे गोरे हैं, सारे काले हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्लोन के। कोई भी सेल या इंडिविजुअल जो कि एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऑल दी मेंबर्स ऑफ अ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है। और क्लोनिंग से जो भी होता है वो सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब उनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है। लाइक डैट के जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया की एग्जांपल दी कि बैक्टीरिया वो आगे 10 से 1000 में अगर डिवाइड हो रहा है तो सब में वो जीन प्रेजेंट है, तो वो जीन सब में एक जैसा ही है, सेम प्रॉपर्टीज है उसकी, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन म्यूटेशन अकर्स, ठीक है। लेकिन बस अब म्यूटेशन ना हो, ठीक है। म्यूटेशन बोलते हैं चेंजिंग को, ठीक है। हो सकता है कि उसका अगर आप थोड़ा सा इन्वायरमेंट वगैरह चेंज करो या जियोनेटिकल फैक्टर्स वहाँ पे, यही इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, पीएच वगैरह, उसका सर्वाइवल, जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या ये वो उसमें कोई कंटेमिनेशन आ गई, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया कुछ भी, तो फिर हो सकता है कि वो उसको ठीक से क्लोन ना हो पा रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग, ठीक है। तो नॉर्मली ये है कि मतलब हम किसी एनिमल को क्लोनिंग के ज़रिए नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोड्यूस, क्योंकि आपको पता है कि पूरा एनिमल एक बहुत बड़ा जानदार पैदा करना हमारे लिए इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। लेकिन ये है कि हमारे जो जैसे लाइक ब्रीडिंग हमें चाहिए, कोई छोटा प्लांट चाहिए, या उसके अलावा हमारी बहुत सारे ऐसे मतलब फील्ड हैं जहाँ पर क्लोनिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो हम अपनी मर्ज़ी के डिज़ायर लेते हैं रिसर्च एनालिसिस के लिए, और फर्दर मैनी फील्ड्स हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए एक नॉर्मल एनिमल पूरे का पूरा बंदा बना लेना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। सेवरल इंसेक्ट्स एंड मैनी प्लांट्स डू इन सम सर्कमस्टेंसेस वेयर एज फ्यू डू सो रेगुलरली, ठीक है। तो यह कि कुछ इंसेक्ट्स और प्लांट्स वगैरह हैं जो कि मतलब अब ये है ना कि नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय क्लोनिंग के, इट्स मीन डैट के देखो ना, अगर हम किसी भी एनिमल में इसको करते हैं तो उसकी जनरेशन तो मंथ्स और ईयर्स लगा देती हैं, तो इस वजह से हमें वो क्लोनिंग में सूटेबल नहीं करता। लेकिन अगर हम किसी इंसेक्ट को देखें, किसी प्लांट वगैरह को देखें, ठीक है, तो इन सर्कमस्टेंसेस में वो हमें थोड़ा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये छोटी सी एक हिस्ट्री है, वैसे इसमें से याद करने वाला कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत बट आपको बता देती हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या। इन 1997 साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड सक्सीडेड इन, ये कॉलोनी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था फर्स्ट टाइम, एक साइंटिस्ट था स्कॉटलैंड का, उसने एक शीप तैयार की थी, भेड़, ठीक है, तो 1997 में, ठीक है। और फिर उसके अलावा अदर में मिलियंस मतलब और भी जानवर बनाए गए, चूहा या काउस वगैरह, ठीक है, हैज़ बीन क्लोन्ड। और इस प्रोसीजर में क्या होता था कि दी न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड egg is removed and a nucleus from a cell of fully developed individual is inserted in its place, ठीक है। वही इसको उसका बॉडी का सेल लेके क्लोन कर लेते थे, ठीक है। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक्स सेल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वही उन्होंने उसके वो सेल की चेंजिंग वगैरह की। तो उसके बाद क्या हुआ, दी अल्टर्ड जाइगोट इज देन इम्प्लांटेड इन अ सूटेबल वॉर्म वेयर इट कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एग लिया, वो फर्टिलाइज्ड था, ठीक है,
मतलब उसमें ग्रोथ थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसको वहाँ से रिमूव किया और उसकी जगह पर वो इंडिविजुअल लग गया जो कि फुली डिवेलप था, ठीक है। बाद में उसकी मतलब अब क्या हुआ कि उसका वो जाइगोट ही चेंज कर दिया। तो जब वो जो अब जाइगोट अल्टर्ड किया है अब, ठीक है, वो जो फर्टिलाइज एग था उसको उठा के किसी और वॉम्ब में रख दिया जहाँ पे वो अपनी डिवेलपमेंट कंप्लीट कर सके। तो फिर अब दी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म इन दिस वे जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ इंडिविजुअल हुज न्यूक्लियस वाज यूज। अब जिसका न्यूक्लियस यूज़ हुआ है, जिसका डीएनए यूज़ हुआ है, जिसका जीन यूज़ हुआ है, तो वो फिर जो आगे कॉपी बनेगी, जो जाइगोट बनेगा, वो उसी का ही होगा, चाहे आप उसको किसी भी और बॉडी में डाल दो। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी इंसान का जीन या कोई भी जीन अगर हम बैक्टीरिया में डाल देंगे तो फिर अब क्या होगा कि जो बैक्टीरिया अब डिवाइड करेगा तो उसके अंदर फिर डेफिनेटली वही जीन, वही प्रॉपर्टीज़, वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही चीज़ बनेगी ना जो उस इंसान की क्वालिटी। तो थस क्लोनिंग कुड मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डिजायर्ड जीनोटाइप के मतलब हम फिर क्लोनिंग के जरिए अपनी मर्जी की जीनोटाइप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यह है कि another type of cloning is the division of a single egg or early embryo into one or more separate embryos, ठीक है। कि हम एक ही सेल को मतलब एक जगह और एक से ज़्यादा जगहों पर भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ अ सिंगल एग और अर्ली एम्ब्रियो इनटू वन और मोर सेपरेट एम्ब्रियोज, ठीक है। तो हम उसको मतलब डिफरेंट जगहों पर भी डिवेलप करवा सकते हैं। दिस इज द सेम प्रोसेस दैट नॉर्मली क्रिएट्स आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। कि जैसे आइडेंटिकल ट्विंस एक जैसे दो पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल बट कैरी क्रोमोसोम्स ऑफ ईच ऑफ द टू पेरेंट्स, ठीक है। तो इनमें जो कि जेनेटिक मेकअप सारा सेम होता है, जो भी रिक्वायरमेंट जितने क्रोमोसोम्स होंगे, वैसे ये सारा मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक उनका क्रोमोसोम्स वगैरह पूरे ही होते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल एंड अदर फूड। तो इस तरह की जो क्लोनिंग्स हैं वो हम ये कैटल, शीप वगैरह, काऊ, बुफालोस वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि आप ये देख सकते हैं कि मतलब अगर हम इंसान को क्लोन करने की कोशिश करें तो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने जो एक बाकायदा सिस्टम बनाया हुआ है कि निकाह का सिस्टम या शादी वाला एक सिस्टम बनाया हुआ है हमारे यहाँ पे जो मैरिजेस होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि अब देखें ना कि फॉर एग्जांपल अब हम ऐसे अगर ऑफस्प्रिंग्स पैदा करें तो किसी का भी एग ले लें, किसी का भी वो एम्ब्रियो ले लें, वॉर्म ले लें, तो फिर ऐसे तो कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगी, फितना पड़ जाएगा। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये किसका ऑफस्प्रिंग है या ये मतलब क्या है और क्या नहीं है। ऐसे तो कितने मर्जी ऑफस्प्रिंग्स आप पैदा कर लेना, उनका कोई बैकग्राउंड होगा, ना कोई फैमिली हिस्ट्री होगी, ना उनको अच्छाई बुराई की तमीज़ होगी, ना गुनाह सवाब का ना कुछ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा अजाब, बहुत बड़ा फितना है अगर हम इसको इंसानों पे इम्प्लांट करें। अब देखिए जानवर तो बेज़ुबान है, पेशौर है, वो हम अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हम मतलब फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ठीक है, इससे उनको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। मतलब अब जानवर उनकी क्या ज़िंदगी है, बेसिकली तो इंसानों की ज़िंदगी है और तरह ने जानवर बनाए ही इंसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है। लेकिन इट डजेंट मीन डैट कि आप अब इंसानों को भी जानवर समझना शुरू कर दो, ठीक है। तो मैन इज़ लाइकली टू अडॉप्ट क्लोनिंग टेक्निक्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स ऑफ नॉन पेडिग्री सच एज हॉर्सेज एक्सेट्रा। के आदमी जो क्लोनिंग की टेक्निक्स मतलब हम लोग यूज़ करते हैं वगैरह, तो हमें चाहिए कि हम वैल्यूएबल एनिमल्स वगैरह उससे प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्सेस की तादाद, हमें जंग के लिए घोड़े चाहिए वगैरह, ठीक है। तो हमें क्या है कि मतलब लाइक के हमें फिर उनकी ब्रीडिंग बढ़ानी चाहिए। अगर हमें अपनी फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो हम क्लोनिंग के ज़रिए उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमें मैन पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। एट सम साइंटिस्ट आर मेकिंग अटेम्प्ट्स टू क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो। साइंटिस्ट ने ये किया भी और ये बहुत ही नाजायज़ और बहुत ही गलत काम था, ठीक है। वी दे बिलीव दे कैन सर्व एज अ ट्रांसप्लांट डोनर। जो और साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये एज अ ट्रांसप्लांट डोनर के तौर पर काम कर सकते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू, और इस इशू पे बहुत बड़ा मतनाज़ है, ठीक है। तो ये कुदरत के खिलाफ है, अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ भी है, ठीक है। एज टू वेदर ह्यूमन क्लोन शुड बी अटेम्प्टेड और नॉट, और इवन के पाकिस्तान में ये बैन है, हम मैन पे क्लोनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ अ बायोलॉजिस्ट कैन प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यूरोप डिटेल करेंगे, ठीक है। और क्लोनिंग का प्रोसेस हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस और अदर कॉम्प्लिकेशंस मैन में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में हम इसको अभी तो देखें ना, हर चीज़ डिफाइन है, इज्जत तो आबरू के साथ सारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है।
लेकिन अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी, ठीक है। और इवन के जापान में एक रिसर्च भी हुई है कि उन्होंने एक मतलब किसी ह्यूमन बीइंग का एग ले लिया और किसी मतलब हॉर्स का, किसी एनिमल का स्पर्म ले लिया, उनकी फर्टिलाइजेशन करवाई और फिर फर्दर उन्होंने क्या किया कि उसको कोई और फॉर्म वगैरह दे दिया किसी और एनिमल का, ठीक है। वहाँ पर उसे ग्रो करवाया और ऐसे ऐसे अजीबो गरीब, मैं कहती हूँ कि ना काबिल बयान स्पीशीज सामने आई हैं कि मतलब उसका जो चेहरा था ना उस बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह इंसान जैसा था, लेकिन उसके बड़े बड़े कान थे और इवन के उसकी इतनी सॉफ्ट और बोन्स थी के और मतलब अजीब से मतलब डॉग जैसे उसके पाँव थे और पता नहीं बहुत ही अजीब अस्तगफिरुल्लाह ऐसे एलियंस आए। इन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड्स, ठीक है, या काइमेरिक हाइब्रिड्स, ठीक है। ये काइमेरा की टर्मिनोलॉजी में चला जाता है कि आप इस तरह के फजूल एक्सपेरिमेंट्स करो। देखो अल्लाह ताला ने हमें मतलब इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम इंसानों की तो इस तरह से करें कि गलत किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करके अजीबो गरीब सी मखलूकियात पैदा करें और खुदा की कुदरत को चैलेंज करें। तो हज़ार बार तौबा अस्तगफिरुल्लाह के हम इस तरह के कामों से बाज हैं, ठीक है। आप स्टडी करें, ज़रूर स्टडी करें, ठीक है, लेकिन लिमिट में रह कर नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करें। और बीइंग अ मुस्लिम हमारा अल्लाह ताला पर एक एतकाद है, ठीक है। तो जो हमारा सिस्टम हमें इस्लाम ने दिया है हमें उसको ही फॉलो करना चाहिए। तो क्लोनिंग इज़ सच ऑल्सो अ डेंजरस प्रोसेस, ठीक है। क्लोनिंग इज़ सच अ वेरी डेंजरस प्रोसेस। तो आपको चाहिए कि आप इसको सिर्फ वहाँ तक उतने ही फ़ायदे तक इस्तेमाल करो जितना मतलब ज़रूरत है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करो। ये जो मुशरिक लोग हैं जो जिनको खुदा पर यकीन नहीं है या वो इस तरह के उल्टे सीधे कामों का भी उनका ही हौसला, और ऐसे लोगों के लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है जो खुदा की कुदरत को चैलेंज करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, बीइंग अ मुस्लिम हमें ये पढ़ाते हुए इतना होल होता है कि मतलब लोग क्या क्या रिसर्चेस करते हैं और अस्तगफिरुल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ बायोलॉजी कंजर्व आवर एनवायरनमेंट।